सभी को सादर नमस्कार। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा समायोजित कादम्बिनी वृष्टि विज्ञान विवर्ष विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का द्वितीय दिवस है और इस संगोष्ठी का आज तृतीय सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे बीच इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वेद विभाग के आचार्य परमादरणीय प्रोफेसर सुंदर नारायण झा सर। मैं आदरणीय सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। करतल ध्वनि से आप सब सर का हार्दिक स्वागत करें। महामहोपाध्याय विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा प्रणीत कादम्बिनी ग्रंथ को आधार बना करके यह द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जो कि कल से प्रवहमान है, आज उस सत्र का तृतीय सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। और इस सत्र में बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग विषयों पर हमें शोध पत्रात्मक व्याख्यान सुनने को मिलेंगे। तो इस क्रम में मैं इस सत्र के अध्यक्ष महोदय से सादर अनुमति लेते हुए इस सत्र के हमारे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं डॉक्टर निगम पांडे जी। आप सहायक आचार्य हैं ज्योतिष विभाग धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर बिहार में। तो मैं आदरणीय डॉक्टर निगम पांडे जी से निवेदन करता हूं कि आप राशि चक्र योग के आधार पर वृष्टि का पूर्वानुमान इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर निगम पांडे जी, आप अपने को अनम्यूट कर लें। जी जी। यत्र त्रातुमिदं जगज्जलजनि बन्धौ समिधुद्गते ध्वान्तः ध्वंस विधौ विधौ तद्विनिमन्निः शेषदोषोच्चये वर्तन्ते क्रतवः शतक्रतमुखा दिव्यन्ति देवादिवि त्राङ्नः सुक्तिमुचं व्यनक्तुसगिरं गीर्वाण रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार करता हूं। कादम्बनी ग्रंथ के आधार पर यह संगोष्ठी आयोजित है। जैसा कि विदित है, इस सत्र के जो सत्राध्यक्ष हैं समादरणीय प्रोफेसर सुंदर नारायण झा सर, मैं उनको प्रणाम करता हूं तथा इस सत्र के जो वक्ता हैं, कुछ लोग उपस्थित हैं और कुछ अभी उपस्थित होने के कार्य में हैं, जैसे कि प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल जी, डॉक्टर कुलदीप कुमार जी, डॉक्टर प्रवेश व्यास जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी, डॉक्टर नवीन पांडे जी तथा डॉक्टर बालक राम सारस्वत जी, जो इस समय उपस्थित भी हैं। मैं इनको प्रणाम करते हुए अपने व्याख्यान बिंदु है उसको मैं रखने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम शंकर शिक्षायतन के समन्वयक प्रोफेसर संतोष कुमार
शुक्ल महोदय जी को मैं प्रणाम करता हूं। संभवतः शायद उपस्थित नहीं है अभी, परंतु मैं प्रणाम करता हूं कि जिनके अथक प्रयास से यह कार्यक्रम अपने मूर्त गति को प्राप्त हुआ है, तथा इस संकर शिक्षायतन के जो सचिव हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। मेरा जो विषय है, राशि चक्र के आधार पर वृष्टि का पूर्वानुमान। कल के सत्र में भी इस विषय पर चर्चा हुई है, खासकर कादम्बनी ग्रंथ के विषय पर, परंतु जो आज का मेरा जो विषय है वह राशि चक्र के आधार पर वृष्टि का पूर्वानुमान। सभी लोग हम जानते हैं कि कादम्बनी जो ग्रंथ है वह वृष्टि विज्ञान पर आधारित है। वृष्टि के नाना प्रकार के आयाम जो हैं वह कैसे प्राप्त होते हैं उसके ऊपर यह ग्रंथ है, जिसमें राशि चक्र के आधार पर वृष्टि का पूर्वानुमान कैसे ज्ञात करते हैं या कैसे उसको हम परिलक्षित कर सकते हैं कि वृष्टि होगी, नहीं होगी, अनावृष्टि होगी या अतिवृष्टि होगी। यह जो बातें हैं, यह सभी जो बातें इस ग्रंथ में समाहित है। तो हमारे आचार्य ने इसको एक व्यवस्थित रूप दिया, जिसको राशि चक्र कहा, और राशि चक्र के आधार पर ही वृष्टि का पूर्वानुमान कैसे हो, इसके बारे में अपने कादम्बनी नामक ग्रंथ में लिखा। तो मैं उन्हीं के जो मुख्य बातें हैं उनको मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा। पहले तो कहते हैं कि मिथुने मंगलो जीव स्थूले यदि शनैश्चरः राहु धनुषि मेघा शिव तदानीम प्रबलाधिका। राशि चक्र के आधार पर कह रहे हैं, मिथुने मंगलो जीव, यदि मिथुन राशि पर मंगल हो, और जीव मतलब बृहस्पति, अर्थात मिथुन राशि पर मंगल और बृहस्पति हो, तुले यदि शनैश्चरः, और तुला राशि पर शनि हो, और राहु धनुषी, और राहु जो है धनु राशि पर हो, तो शिव तदानीम प्रबलाधिका मेघा, मेघा शिव प्रबलाधिका, अर्थात अत्यधिक वर्षा होती है, अर्थात मेघ की अधिकता होती है। जब मेघ की अधिकता होगी तो अधिक वर्षा होती है, ऐसा आचार्य का कथन है। उसी के बाद इसी राशि चक्र में कहते हैं कि करके बृहस्पति सिंहे शुक्र स्याद मंगलस्तुले शनिर्मीने तृणम सस्यम वृष्टिश्चापि न जायते। करके बृहस्पति, कर्क राशि पर बृहस्पति हो, सिंहे शुक्र, और सिंह पर शुक्र हो, स्याद मंगलस्तुले, और मंगल पर तुला राशि पर मंगल हो, शनिर्मीने, शनि मीन राशि पर हो, तो कह रहे हैं कि तृणम सस्यम वृष्टिश्च न जायते, अर्थात तृण मतलब घास, सस्य मतलब धान्य, और वृष्टि मतलब वर्षा, ये तीनों नहीं होती। अर्थात जब ये तीनों नहीं होंगे तो इससे इसका तात्पर्य यह है कि वर्षा नहीं होती। अगर वर्षा होगी तो घास भी होगी, घास भी होगा, घास हो के साथ साथ अन्य भी होते हैं। तो इस प्रकार से यह इसमें कह रहे हैं कि अगर कर्क में बृहस्पति हो, और सिंह राशि पर शुक्र हो, और तुला राशि पर मंगल हो, और मीन राशि पर शनि हो, तो तृण, वृष्टि और सस्य, ये तीनों नहीं होते, अर्थात धान्य नहीं होते हैं। इसी प्रकार से आगे कहते हैं कि सिंहे शुक्र स्तुले भौम करके जीवे भवेद यदि महावातो धूलिपातो भवेद धान्य महार्घता। सिंहे शुक्र, सिंह राशि पर शुक्र हो, तुले भौम, और मंगल तुला राशि पर हो, करके जीवो,
जीव अर्थात बृहस्पति किस राशि को हो, कर्क, कर्क राशि को हो, भवेद यदि महावातो, महावात मतलब वायु, अर्थात तेज वायु चलती है, धूलिपात, धूलिपात मतलब कि रज वृष्टि जिसको कहते हैं, रज मतलब धूल, धूल की वृष्टि, अर्थात जहां कभी देखते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत आंधी आती है, और आंधी आती है तो आकाश में धूल व्याप्त हो जाता है, यह जो स्थिति होती है इसी को हम कहते हैं रजो वृष्टि, माने रज की वृष्टि होती है। और भवेद, और कह रहे हैं कि भवेद धान्य महार्घता, और धान्य की महंगाई अर्थात अन्न की महंगाई होती है। तो ऐसा इसका यह तात्पर्य है कि उस समय जो अकाल की स्थिति होती है, क्योंकि इस स्थिति में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और हवा जब धूल की हवा होगी तो अर्थात बारिश नहीं होती है, तभी धूल की हवा होती है, और जब धूल की हवा होती है तो जो अन्न है इत्यादि जो वो नहीं उपज पाते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। धूल की हवा, अगर बारिश के समय अगर धूल की हवा हो तो समझ जाए कि बारिश उस संदर्भ में नहीं है, उस कालखंड में बारिश नहीं है, इसीलिए धूल की हवा चल रही है, या अर्थात धूल की बारिश हो रही है, जिसको हम कहते हैं रजो वृष्टि भी कहते हैं। आगे आचार्य कह रहे हैं कि दुर्भिक्षाय सनिर्मीने गुरु करके पूजस्तुले अनावृष्टिश्च दुर्भिक्षम मीने शुक्रेन्दु मंगलैहि। दुर्भिक्षाय सनिर्मीने, शनि जो है मीन राशि को हो, गुरु करके, गुरु जो है कर्क राशि को हो, कुजस्तुले, कुज मतलब होता है मंगल, कहाँ पर हो, तुला राशि को हो, तो कह रहे अनावृष्टि, तो क्या होती है, अनावृष्टि होती है, अर्थात बारिश नहीं होती है। और दुर्भिक्षम, दुर्भिक्ष भी होता है, दुर्भिक्ष का तात्पर्य यहाँ पर है, दुर्भिक्ष का अर्थ व्यापक इसमें है, दुर्भिक्ष मतलब कि अनावृष्टि भी होती है, अतिवृष्टि भी होती है, अब जो अकाल का जो काल होता है उसी को हम दुर्भिक्ष कहते हैं। तो कह रहे हैं कि शनिर मीने, शनि जो है मीन राशि को हो, गुरु करके, गुरु जो है कर्क राशि को हो, और कुजस्तुले, और कुज जो है अर्थात मंगल जो है तुला राशि को हो, तो अनावृष्टि और दुर्भिक्ष होता है। फिर से आगे इसी में कहते हैं मीने शुक्रेन्दु मंगल ही, अर्थात मीन राशि पर शुक्र हो, इंदु मतलब चंद्रमा हो, और मंगल हो, तो क्या होता है, दुर्भिक्ष होता है। तो इस जो ये जो स्थिति होती है इसमें बारिश नहीं होती है, अनावृष्टि होती है, और उस के वजह से दुर्भिक्ष होता है। इस प्रकार से यह आचार्य का इस प्रकार से कथन है। फिर से कह रहे हैं कि अब इसी राशि चक्र योग में थोड़ा सा इसमें क्या किए हैं आचार्य, अलग अलग आयाम दिए हैं, जिसमें नक्षत्र योग है, राशि योग है, सप्त योग है, इस तरह प्रकार के है योग है, जिसमें आगे कहते हैं कि चित्रायाम यदि शुक्र स्यान मघायाम यदि मंगल रोहिण्याम शनिरायातः सर्वम सस्यम विनश्यति। चित्रायाम यदि शुक्र, चित्रा में शुक्र हो, स्याद मघायाम यदि मंगल, मघा में मंगल हो, और रोहिण्याम शनि आयातः, अर्थात रोहिणी में शनि हो, सर्वम सस्यम विनश्यति, इस स्थिति में सभी प्रकार के धान्य नष्ट हो जाते हैं। अर्थात इस अगर चित्रा में शुक्र, मघा में मंगल और रोहिणी में शनि होने की स्थिति में सभी प्रकार के अन्न अर्थात धान्य विनष्ट हो जाते हैं। फिर से आगे कह रहे हैं शनि स्याद उत्तराषाढ़े सप्तमक्षे दिवाकरः विनश्यति जलम तत्र प्रजा च बहु विद्यते। शनि स्याद उत्तराषाढ़, यदि शनि उत्तराषाढ़ में हो और सप्तमर्क्षे दिवाकर, दिवाकर अर्थात सूर्य कहाँ पर हो, तो सप्तमर्क्षे, देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सप्तमर्क्षे अर्थात सातवीं राशि पे, जहां पर इसका यही तात्पर्य हुआ कि शनि जिस राशि को हो अर्थात उत्तराषाढ़ा राशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को हो, उसकी सातवीं राशि, जब सातवीं राशि हम
देखेंगे तो उत्तराषाढ़ा के जो 7वीं राशि होगी वो 13वीं जो नक्षत्र होगी, अर्थात 27 नक्षत्रों में 13वीं जो नक्षत्र होगी वह उत्तराषाढ़ का नक्षत्र होगा अश्लेषा। अर्थात यहाँ पर अश्लेषा न कह के दिवाकर सप्तम अक्षय कह रहे हैं। तो इस स्थिति में उत्तराषाढ़ पर यदि शनि है तो उसके 7वीं जो राशि होगी अर्थात 13वीं जो नक्षत्र होगा वो अश्लेषा होगा। उस पर अगर सूर्य है तो कह रहे हैं कि विनश्यति जलम, तो जल का नाश होता है। और प्रजा च बहुपीड्यते, और प्रजा को बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है उस स्थिति में। अर्थात उत्तराषाढ़ पर शनि और उसके 7वीं राशि पर सूर्य हो तो ये स्थिति होती है। फिर से आगे कह रहे हैं, शनिर यदि धनिष्ठायाम तत्रैव यदि मंगलः अनावृष्टिस्तदा तत्र स्याद् हानिश्च जायते। शनिर यदि धनिष्ठायाम, शनि धनिष्ठा नक्षत्र पर हो और तत्रैव यदि मंगलः, उसी जगह बस उसी राशि पर उसी नक्षत्र पर मंगल हो तो कह रहे हैं कि अनावृष्टिस्तदा सस्य, तो अनावृष्टि होती है और सस्य हानि से जायते, और धान्य की अर्थात अनाज की अन्न की हानि होती है अर्थात नाश होता है, ऐसा आचार्य का कथन है। फिर से आगे आचार्य कहते हैं कि गुरु शतभिषायाम स्यात् चित्रायाम यदि मंगलः श्रवणे वा धनिष्ठायाम गुरु शुक्रावस्थितौ गोधूमास्तत्र नश्यन्ति सर्वसस्यर्महार्घता मघाधनिष्ठयोर्जीवे निर्ण्याम राहु महार्घता। अर्थात शतभिषा पर गुरु हो और चित्रा पर मंगल हो अथवा श्रवण पर धनिष्ठा हो और गुरु शुक्र एक साथ बैठे हों तो कह रहे हैं कि गोधूमास्त अर्थात गेहूं का नाश होता है और अन्य जो धान्य है अन्न है वो महंगे हो जाते हैं। और आगे कह रहे हैं कि मघा धनिष्ठयोर जीवे, अर्थात मघा और धनिष्ठा पर जीवे मतलब बृहस्पति की स्थिति होने से, और मृग्याम राहु, और मृगशिरा पर राहु होने से महार्घता महंगाई बढ़ती है। अर्थात अन्न की अधिकता जब नहीं होगी तो महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के से जो आचार्य हैं वो नक्षत्रों के आधार पर वृष्टि का अनुमान करते हैं और वृष्टि के से और अनावृष्टि से होने वाले जो परिणाम स्वरूप अन्न का जो महत्व है अर्थात अन्न की महंगाई कैसी हो किस स्थिति में होती है उसका यहाँ पर बताते हैं। फिर से कह रहे हैं कि भरण्याम या वा विशाखायाम गुरु शुक्रौर महार्घता आद्रायाम शनि राहु चेद अनावृष्टिस्तदा भवेत्। भरण्याम वा विशाखायाम, भरणी में अथवा विशाखा में क्या हो, गुरु शुक्र हो, और यदि गुरु और शुक्र हो तो महार्घता, तो क्या होती है, महंगाई होती है। और आद्रायाम शनि राहु, और आद्रा पर शनि और राहु होने से चेद अनावृष्टि अर्थात बारिश नहीं होती है। इस प्रकार से नक्षत्रों के आधार पे वृष्टि का अनुमान हमारे आचार्य ने किया है। इसलिए कह रहे हैं कि एक योग बनाते हैं सम सप्तक योग, सम सप्तक योग। अब इसका तात्पर्य यह है कि सम सप्तक योग का कि जिस राशि पे जो ग्रह रहता है उसके 7वीं राशि पर वह ग्रह रहेगा तो क्या स्थिति होगी, वही हम सम सप्तक योग में जानेंगे। कह रहे हैं कि पूर्वस्याम दृश्यते शुक्र पश्चिमायाम बृहस्पति सम सप्तमयोर योगात अनावृष्टि प्रचक्षते। पूर्व में शुक्र हो और पश्चिमायाम बृहस्पति, और पश्चिम में बृहस्पति हो, तो इस प्रकार के जो सम सप्तक योग बनता है उस योग में क्या होती है, अनावृष्टि प्रचक्षते, ये अनावृष्टि होती है, इसमें वृष्टि नहीं होती है।
फिर से कह रहे हैं कि सम सप्तमयो सूर्य भौमयो शनि भौमयो गुरु भार्गयोर योगा अनावृष्टि करामता। अर्थात सूर्य मंगल अथवा शनि मंगल अथवा गुरु और शुक्र ये बराबर 7वें स्थान में स्थित हो तो अनावृष्टि होती है, अर्थात वृष्टि की अधिकता नहीं रहती है। उसी में एक मुहूर्त गणपति जी का भी एक वाक्य है, उसमें कहते हैं कि भौमार्की एक रासौ चेत अन्योन्य समसप्तमौ गुरु शुक्रौ कुजारकौ वा विदुराणव तदा। कह रहे कि भौमार्की, भौम और शनि एक राशि, एक राशि को हो गुरु और शुक्र अथवा मंगल और सूर्य एक राशि पर आपस में 7वें में हो, एक राशि पर इस मैंने मंगल और शनि एक राशि पर हो और गुरु शुक्र उसके 7वें में हो, इस स्थिति में कह रहे हैं कि वर्ष विदुः आणव सदा मैंने इसमें वर्षा होती है। करे गुरुणा यदि शुक्रस्य दृश्यते समसप्तकम रवेर गुरोर भृगौ खेटे ही सप्तमेर नास्ति वर्षणम। गुरुणा यदि शुक्रस्य, गुरु से शुक्र का यदि समसप्तक हो, यानी गुरु जहां बैठा हो उसमें शुक्र 7वें राशि पर बैठा हो, अथवा कह रहे हैं कि रवेर गुरु भृगौ खेटे, रवि गुरु और भृगु मतलब शुक्र, ये जो है आपस में जब समसप्तक होते हैं तो कहते हैं कि नास्ति वर्षणम, वर्षा नहीं होती है। अरे मंगले ने तो शुक्रस्य यदि स्यात् समसप्तकम शनिना वापि जीवस्य भवेत् प्राग्विषि वर्षणम। मंगले न तो शुक्रस्य, मंगल से शुक्र का स्यात् सप्तम, अगर मंगल से शुक्र का सप्तम हो और शनिना वापि जीवस्य भवेत् प्राग्विषि वर्षणम, और शनि से गुरु का योग हो, तो इस स्थिति में वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा नहीं होती है। अर्थात मंगल से शुक्र का और शनि से बृहस्पति का समसप्तक, अर्थात मंगल से 7वीं शुक्र हो और शनि से 7वीं गुरु हो, इस स्थिति में वर्षा नहीं होती है। आगे कहते हैं कि क्रूराम सह सौम्यश्च यदि स्यात् समसप्तकम अनावृष्टिस्तदा तत्र भवे लोक प्रपीडनम। क्रूराम सह, क्रूर ग्रहों का सह सौम्यश्च, सौम्य ग्रहों के साथ सप्तमक हो, अर्थात क्रूर ग्रह जहां बैठे हो उससे 7वीं राशि पर सौम्य ग्रह अर्थात शुभ ग्रह बैठे हो तो क्या होती है, स्यात्, अगर ऐसी होती हो तो अनावृष्टि तदा तत्र, उस स्थिति में अनावृष्टि होती है और भवेत लोक प्रपीडनम, और लोक में पीड़ा पहुंचती है, अर्थात लोक अर्थात जन उससे भयभीत होता है। आगे इसमें आचार्य कहते हैं कि वृक्ष प्रवेशे शुक्रस्य त्रिकोणे सप्तमे शशि जल राशि स्थितः शुक्रः दृष्टो वा तु प्रवर्षति। वृक्ष प्रवेशे शुक्रस्य, कह रहे कि नक्षत्र के प्रवेश के समय कौन, शुक्र, अर्थात शुक्र के नक्षत्र प्रवेश के समय त्रिकोणे सप्तमे शशि, त्रिकोण में अथवा सप्तम में कौन हो, शशि हो, और शशि कहाँ बैठा हो, जल राशि स्थित, जल राशि पर, अर्थात कर्क राशि मीन राशि है, जल राशि है, अगर इस पर स्थित हो तो कह रहे हैं और उस पर क्या हो, शुक्र दृष्टो, और उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो शुभ प्रवर्षति, अर्थात सुंदर वर्षा होती है, अर्थात अच्छी वर्षा होती है। अच्छा, अर्थात शुक्र के नक्षत्र के समय चंद्रमा कहाँ पर हो, त्रिकोण में हो, अर्थात शुक्र के से त्रिकोण में, त्रिकोण मतलब 5वें 9वें में हो और या अथवा 7वें में हो तो, और चंद्रमा जो है जल राशि पर स्थित हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो
अच्छी वर्षा होती है, ऐसा आचार्य का कथन है। सौमः शनैर्मंगलाद् वा त्रिकोणे सप्तमेऽपि वा जलराशि स्थितः शुक्रः दृष्टो वा सुवर्षति। सौमः शनैर्मंगलाद् वा अर्थात शनि अथवा मंगल से त्रिकोणे सप्तमेऽपि वा, त्रिकोण अथवा सप्तम में चंद्रमा हो अर्थात सोम हो अर्थात चंद्रमा हो, और जल राशि स्थित, और चंद्रमा जो है जल राशि पर हो, और कह रहे शुक्र दृष्टो, और शुक्र देखा जाता हो, शुक्र के द्वारा देखा जाता हो, तो सुवर्षति, सुंदर वर्षा होती है, अच्छी वर्षा होती है। आगे कह रहे हैं कि शनि त्रिकोणे केंद्रे वा यदि सौम्यो अनुवर्तते जलराशि स्थितः शुक्रः दृष्टो वा सुवर्षति। शनि त्रिकोणे केंद्रे वा यदि सौम्यो अनुवर्तते, त्रिकोण अथवा केंद्र में क्या हो, शनि हो, और सौम्य और सौम्य ग्रह अनुवर्तन करता हो अर्थात उसी पर हो रहता हो, चलता हो, तो कह रहे हैं कि और शुक्र जो है कि शुक्र के दृष्टि हो तो सुवर्षति अर्थात सुंदर वर्षा होती है। आगे आचार्य कहते हैं कि बहुदका कर्क नक्र मीनाः कुंभ धनु वृषाः अर्धोदकाः तुलाकीटौ सामान्यौ निर्जलाः परे। बहुदका अर्थात बहुत जल समझना चाहिए। किस स्थिति में? कर्क नक्र मीना, कर्क नक्र मतलब मकर, मीन मतलब मीन, कुंभ मतलब कुंभ, धनु 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 और वृषा मतलब वृष, ये जो है अधिक जल देने वाले होते हैं। बहुदका ये बहुत बहुत मतलब जल देने वाले होते हैं। और कह रहे हैं तुला कीट, तुला कीट मतलब वृश्चिक, ये अल्प जल देने वाले होते हैं। और अन्य जो राशियां हैं वो जल रहित होते हैं अर्थात जल देने वाले नहीं होते हैं। एक आता है कि षट चक्र योग होता है, इसमें 6 प्रकार के योग होते हैं। इसका जो विस्तृत बहुत क्षेत्र है, लेकिन समयाभाव और समय की मर्यादा के कारण मैं इसका मैं विस्तृत विचार नहीं करता हूँ। केवल संक्षिप्त में जो आचार्य बताए हैं उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। कह रहे हैं कि समुद्र तुम्बरु काल पात संघट नाडिका चक्र वेद उच्यन्ते द्रष्टुम वृष्टिम च वेदजाम। वेधद एक वृष्टि होती है, उसको जानने के लिए 6 प्रकार के जो चक्र बताए गए हैं। कौन कौन से? समुद्र, तुम्बुरु, काल, पात, संघट और नाडी, ये 6 प्रकार के वेद कहे गए हैं। जो इसका अगर हम विस्तृत अगर इसका चक्र बनाएं और इसको प्रदर्शित करें तो बहुत समय लगेगा। केवल इसका मैं केवल भाव इसका मैं यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। इसी के आगे कह रहे हैं कि कैसे ये होता है। कह रहे हैं कृतिकादि चक्रे द्वे द्वे एकम द्वे इति क्रमात् सिंधुष्टटम गिरि संधि चतुर्वेदेन पुनः पुनः। कृतिकादि अर्थात कृतिका नक्षत्र से प्रारंभ करके नक्षत्रों को द्वे द्वे अर्थात दो दो एकम और उसके बाद से एक पुनः द्वे उसके बाद से दो, इस क्रम से क्या करते हैं? विभक्त कर देते हैं। तो इन चारों भागों को हम कहते हैं सिंधु, तट, गिरि और संधि। इस प्रकार के 4 चक्र में हम इसको बांटते हैं। अभी आगे इसी के संदर्भ में कहते हैं कि शनि चंद्रौ गिरस्थौ चेत् सूर्यो वा मंगलोऽथवा तदा प्रवर्धते वृष्टि सुभिक्षम सस्य संपदः। शनि चंद्रौ, शनि और चंद्रमा, अथवा चे सूर्यो वा मंगलोऽथवा अर्थात सूर्य और मंगल,
कहाँ पर हो, गिरी पर हो, तो कह रहे हैं कि तदा प्रवर्ते वृष्टि, उस समय खूब अच्छी वर्षा होती है, खूब वृष्टि होती है। और सुभिक्षम, सुभिक्ष भी होता है, असस्य संपदा, और धान्य की अधिकता होती है, अर्थात अन्न जो है बढ़ता है इस स्थिति में। जैसे कह रहे हैं कि मेष संक्रांति दिवसे दिनभम जत्र दृश्यते तद वसाद वृष्टि विज्ञानम वृष्टि काले अनुभावयेत। मेष संक्रांति दिवसे दिनभम जत्र दृश्यते, अर्थात मेष की संक्रांति के दिन जो दैनिक नक्षत्र होते हैं, दैनिक नक्षत्र मतलब जो चंद्रमा की नक्षत्र होते हैं, वो जहां पर दिखाई देते हैं, उसके अनुसार वर्षा काल में वृष्टि की पहचान करनी चाहिए, जैसा कि आचार्य इसमें कह रहे हैं। फिर से कह रहे हैं कि समुद्र भे अतिवृष्टि स्यात् सुवृष्टि तटभे सति संधिभे खंड वृष्टि स्यात् अनावृष्टिस्तु पर्वते। जो 4 प्रकार के जो वहां पर संधि बताई गई थी, चक्र बताए गए थे, पहला समुद्र, तट, संधि और पर्वत, जो चक्र बताए गए थे, उसका यहाँ पर विवेचन कर रहे हैं कि समुद्र भे अतिवृष्टि, अर्थात समुद्र नक्षत्र होने से क्या होता है कि अतिवृष्टि होती है। सुवृष्टि तटवे सती, और तट का नक्षत्र होने से सुवृष्टि होती है, उसमें भी अच्छी वृष्टि होती है। और संधिवे, और संधि का नक्षत्र होने से खंड वृष्टि होती है। खंड वृष्टि का तात्पर्य है कि एक ही स्थान पे अलग अलग वर्षा होती है। जैसे हम दिल्ली में हैं तो कहीं रोहिणी में होगी, कहीं द्वारका में होगी, कहीं कटोरिया सराय में होगी, अलग अलग वृष्टि होती है, इसी को हम खंड वृष्टि कहते हैं। और कह रहे हैं कि और अनावृष्टिस्तु पर्वते, और पर्वत का यदि नक्षत्र होता है तो अनावृष्टि अर्थात वर्षा रहित होता है। उसी में काल चक्र भी है, कई चक्र है, उसमें काल चक्र भी है, उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर विवेचन कर दूं। कह रहे हैं कि गुरुर्यमो भृगुश्चंद्रो गुरु भौमो भृगु शशि गुरु सौम्यो भृगुश्चंद्रो योगास्यु जल वर्षणा। गुरु यमो बृहस्पति और शनि, भृगुश्चंद्रो, भृगु अर्थात शुक्र और चंद्रमा, गुरुर्भौम गुरु और मंगल, भृगु शशि शुक्र और चंद्रमा, गुरु सौम्य, गुरु मतलब बृहस्पति, सौम्य मतलब बुध, और भृगुश्चंद्रो शुक्र और चंद्रमा, इन ग्रहों के योग होने से कभी कभी क्या होता है कि जब हम व्यापक रूप से हम देखते हैं कि कभी कभी गुरु और यम अर्थात शनि एक साथ हो जाते हैं, भृगु और चंद्रमा एक साथ हो जाते हैं, कभी ऐसी स्थिति होती है। जो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति हो जाने से क्या होती है, सिंह जल वर्षणा, जल की अधिकता होती है, अर्थात जल बरसता है, अर्थात जो बादल होते हैं वो बरसते हैं। इससे योग, उसी के योग में बता रहे हैं, गुरुर्भानु भृगुश्चंद्रो गुरु भौमो यमः शशि गुरुर्भौमो गुरुश्चंद्रो योगास्यु वायुवाहका। गुरुर्भानु भृगुश्चंद्रो, बृहस्पति और सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, गुरु भौमो बृहस्पति और मंगल, यमः शशि शनि और चंद्रमा, गुरु भौमः गुरु और मंगल, और गुरुश्चंद्र गुरु और चंद्रमा का जब योग होता है तो कह रहे हैं कि वायुवाहका, ये वायु अर्थात बहुत हवाएं उस समय चलती हैं। आगे कह रहे हैं कि भानुर्भौमो गुरुश्चंद्रो भानु राहु बुध शशि भानुर्यमो बुधश्चंद्रो योगास्यु वहिनी वर्धना। भानु भौम, भानु मतलब सूर्य, भौम मतलब मंगल, सूर्य मंगल, गुरुश्चंद्र गुरु और चंद्रमा, भानु राहु सूर्य और राहु, बुध शशि बुध और चंद्रमा, भानु यमो सूर्य और यम शनि, तथा बुध चंद्र बुध और चंद्रमा यदि योग होता है तो वहनी वर्धना, वहनी की अधिकता होती है। अर्थात उस समय क्या होता है कि आसपास जितने भी क्षेत्र होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अग्नि की अधिकता अर्थात आग लगने की संभावनाएं ज्यादा होती है।
इससे कह रहे हैं कि योग का ही हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें बता रहे हैं यमो भौमस्तमः चंद्रो यमो भौमो गुरु शशि यमः केतु भृगुश्चंद्रो योगासु शैलपातना। यमो भौमः, यम मतलब शनि, शनि और मंगल, तमः तम मतलब राहु, चंद्र राहु और चंद्रमा, और यमो भौम शनि और मंगल, गुरु शशि गुरु और चंद्रमा, यमः केतु शनि और केतु, भृगु चंद्र भृगु मतलब शुक्र और चंद्रमा का जब योग होता है तो कह रहे हैं कि शैल पातना, शैल मतलब पर्वत पत्तन होता है। पर्वत पत्तन अर्थात देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र में जब इस प्रकार का जब योग होता है तो देखते हैं कि अतिवृष्टि होती है और जब बाद पहाड़ जो नहीं कहते हैं खिसक रहे हैं, ये इस प्रकार की पर्वत पतन होता है। इसी के आगे कहते हैं कि भौमः केतु भृगुः चंद्रो योगो विद्युत प्रचारकः यमो भौमो भृगुश्चैव नाडिस्था शैलपातना। भौम केतु मंगल और केतु, भृगु चंद्रो शुक्र और चंद्रमा के योग से विद्युत प्रचार होता है। अर्थात उस समय इस समय की स्थिति होती है तो जो है विद्युत का, अर्थात हम कहते हैं कि बिजली ज्यादा कड़कती है। और कह रहे हैं कि यमो भौमः, यम मतलब शनि, भौम मतलब मंगल और भृगु मतलब शुक्र। कह रहे हैं कि एक नाड़ी अगर एक साथ अगर हो जाने से कह रहे हैं कि शैल पातना, वही पर्वत पतन होता है, शैल पात होता है, अर्थात पर्वत आपस में टकराते हैं या खिसकते हैं। इस प्रकार से हमारे आचार्य ने राशि चक्र के आधार पर वृष्टि का पूर्वानुमान तथा उस समय के घटित होने वाले घटनाओं का समावेश किया है। इसी के साथ यह जो हमारा व्याख्यान का शीर्षक था वो समाप्त हुआ और यहाँ पर उपस्थित सभी सुधी जनों का मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निगम पांडे जी। आपने राशि चक्र के आधार पर वृष्टि का कैसे अनुमान करें और कादम्बनी में प्रतिपादित इस विषय का बहुत ही सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया। मैं इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अब हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी। आप राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के ज्योतिष एवं वास्तु विभाग में सहायक आचार्य हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने सूर्य किरणों के आधार पर वृष्टि विज्ञान विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर कृष्ण भार्गव जी। जी जी सर धन्यवाद सर। एक से एक मिनट, एक पीपीटी शेयर कर रहा हूं मैं। ये मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है? हाँ, दिखाई दे रही है। जी जी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी विषय कादम्बनी वृष्टि विज्ञान विमर्श पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस सत्र के परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी को मैं प्रणाम करता हूं और उपस्थित वक्ताओं को भी सादर प्रणाम करते हुए साथ ही साथ पहले ही इस प्रमुख कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए श्री शंकर शिक्षायतन समिति के समस्त सदस्यों को धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं एवं जो ज्येष्ठ हैं मुझसे उनको प्रणाम करते हुए मुझे जो विषय प्रदान किया गया है सूर्य किरणों के आधार पर वृष्टि विज्ञान, इस पर कुछ सारांश में मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। कादम्बनी ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में यदि सूर्य किरणों के आधार पर हम वृष्टि विज्ञान की बात करें तो यह जो तीसरा अध्याय, इसका जो अध्याय है रविकराधिकार अध्याय करके, उसमें लगभग 75 श्लोकों में इस विषय पर दृष्टिपात किया गया है और उनके कुछ अंशों को मैं आज के इस व्याख्यान में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।
हम सभी जानते हैं श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के द्वारा बहुत कई समय से इस कादम्बनी ग्रंथ के विषय में एक व्याख्यान श्रृंखला भी चलाई जा रही है और साथ ही साथ आज इसका सेमिनार भी आयोजित किया जा रहा है। यह जो ग्रंथ विशेष है वह वृष्टि विद्या बोधक ग्रंथ है और इसके रचयिता हम सभी जानते हैं विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी है। हम जब ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में 3 स्कंध होते हैं, हम सभी जानते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। और संहिता स्कंध के अंतर्गत हम इस ग्रंथ का समावेश कर पाते हैं और संहिता स्कंध वस्तुतः देखें तो एक प्रकार से सागर ही है, अनेक विषयों का उसमें समावेश है। और आज के IKS जो बहुत ज्यादा हम उसको सुनते हैं तो उनके अधिकतर विषयों को यदि देखें तो वो हमें संहिता स्कंध में हमें मिलते ही हैं। सिद्धांत स्कंध को यहाँ हम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं और संहिता और होरा स्कंध को हम फल के रूप में लेते हैं। होरा जो व्यक्ति विशेष पर दृष्टिपात करता है एवं संहिता जो सामूहिक विषयों पर चर्चा करता है। तो ऐसे संहिता स्कंध के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र के यह कादम्बनी ग्रंथ अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और उसमें भी यदि हम बात करें क्योंकि हम सभी जानते हैं अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः अन्नम जगतः प्राणाः। मतलब संसार का यदि प्राण कोई है तो वह अन्न है। अन्न के बिना हम इस जीवन में हमारी संकल्पना कर पाना असंभव ही है और वह जो अन्न है वह वर्षा के अधीन है। अतः यह वर्षा का परीक्षण आज से नहीं, प्रारंभ काल से अत्यंत ही प्रमुखता से किया जाता है और उसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के सस्य इत्यादि का रोपण का कार्य करते हैं। और उस वर्षा के ज्ञान के लिए यदि हम कोई प्रमुख ग्रंथों पर का सूत्रपात करें या दृष्टिपात करें तो उसमें कादम्बनी ग्रंथ है वह अत्यंत ही श्रेष्ठ हमें प्रतीत होता है। जब हम सूर्य किरणों के आधार पर वृष्टि विज्ञान की बात करते हैं तो भारतीय ज्योतिष, प्राकृतिक जो विज्ञान है और पर्यावरण संबंधी अध्ययन, यह तीनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत यह विषय कादम्बनी ग्रंथ का जो रविकराधिकार है उस पर आधारित है। उसका एक अध्याय ही है जिसमें सूर्य किरणों के माध्यम से वर्षा, अनावृष्टि मतलब बारिश नहीं होने के लक्षण, या अतिवृष्टि बहुत बारिश होने के लक्षण, या प्राकृतिक आपदाओं का भी विवेचन वैज्ञानिक रीति से भी और अनुभवजन्य, ऋषियों के जो अनुभवजन्य अपना ज्ञान है उसके आधार पर यह विवेचन हमें प्राप्त होता है। जब हम भारतीय दृष्टि में सूर्य और वृष्टि की बात करें तो सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है। हम सभी सूर्य को आत्मा मानते हैं। हमारे वेदों में प्राप्त भी होता है कि सूर्य आत्मा जगतः। तो संसार का कि यदि कोई आत्मा है तो वह सूर्य है और आज एनर्जी का यदि सबसे बड़ा कोई स्रोत है तो वह भी सूर्य है। और सूर्य ही दिन का भी नियंता है, ऋतु का नियंता है, प्राणदाता है, काल प्रवर्तक है, वृष्टिकारक है और साथ ही साथ हमारे ज्योतिष शास्त्र का तो मूल कोई है, यदि प्रमुख यदि हम विचार करें तो वह सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही बाकी सब प्रकाशित होते हैं। तो ऐसा सूर्य की किरणों से वृष्टि विज्ञान बहुत ही विशेष विषय हो जाता है। ऋग्वेद से लेकर पुराणों, ज्योतिष ग्रंथों तक सूर्य को वर्षा चक्र का मूल कारण माना गया है। कादम्बनी ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य की किरणें जब वायु, जलकण और मेघों के साथ विशेष प्रकार से संयोग करती है तभी वृष्टि का स्वरूप कहीं ना कहीं निश्चित होता है, ऐसा आचार्यों का मत है। तो इस प्रकार से हम देखें तो सूर्य ऊर्जा का भी एक स्रोत है, काल का नियामक भी है और ऋतु का भी नियंता है। ऋतु का भी हम यदि ऋतु चक्र को भी देखें तो सूर्य के आधार पर ही करते हैं। और भारतीय परंपरा में मौसम विज्ञान का भी कहीं ना कहीं बहुत एक विशेष महत्व रखता है यह सूर्य की स्थिति।
तो अब जब हम सूर्य किरणों के आधार पर वृष्टि विज्ञान की बात करते हैं तो कादम्बनी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सूर्य किरणों के 7 विकार बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं और इन 7 विकारों के भिन्न भिन्न लक्षणों के आधार पर वृष्टि की बात की गई है या अनावृष्टि की या अतिवृष्टि की इत्यादि विषयों की चर्चा की गई है। तो वो 7 विकार कौन से हैं सूर्य किरणों के? संध्या च कुंडलम चक्रायुधम दंडस्त्रिशूलकम मत्स्यो अमोघश्च सप्तैते विकारा रवि रश्मिजाः। तो ये रवि रश्मि के द्वारा, रवि किरणों के द्वारा 7 प्रकार के विकार बताए गए हैं। वह कौन कौन से? संध्या, कुंडल, इंद्रधनुष, दंड, त्रिशूल, मत्स्य और अमोघ। जब ये 7 विकार या ये 7 किरणों के जो स्वरूप विभिन्न बनते हैं, इनके रूप, रंग, दिशा, स्निग्धता, काल और संख्या के आधार पर भी वृष्टि का पूर्वानुमान किया जाता है, ऐसे हमारे आचार्यों का मत है। अतः यह जो व्यवस्था है पूर्णतः वस्तुतः निरीक्षण आधारित है। हमें सतत इसका निरीक्षण करना होगा, एक प्रकार से ऑब्जर्वेशनल साइंस इसको हम कह सकते हैं। तो जब हम थोड़ा सा इन लक्षणों को देखते हुए क्या इन लक्षणों के आधार पर वृष्टि के विचार बताए गए हैं उसको समझने का प्रयास करें। आज के समय में यदि हम इनके लक्षण, इनके अंग्रेजी नाम देखें तो ये आप देख सकते हैं, ट्विलाइट संध्या कह सकते हैं, कुंडल को सोलर हालो, हालो का आज आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मिलता है, इसके चिन्ह भी मिलते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा भी करेंगे। रेनबो हम सभी जानते हैं, दंड सन पिलर भी कहते हैं। और फिर ये दंड, त्रिशूल, मत्स्य, अमोघ, ये सूर्य किरणों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां ही है और उनके आधार पर विभिन्न प्रकार के वर्षा संबंधित फलों को, अन्य फलों का भी विवेचन आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने कादम्बनी ग्रंथ में किया है। तो संध्या को यदि देखें तो संध्या की परिभाषा हम सभी जानते हैं, सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथ में कहा गया है कि षष्ठाम सह संध्यो स्वका। और यहाँ पर यदि हम संध्या की परिभाषा देखें, हम सूर्य सिद्धांत इत्यादि में तो संध्या काल बताया गया है कि दिन का 6वां हिस्सा, तो अहोरात्र का 6वां हिस्सा है, उसको हम संध्या काल कहते हैं। चाहे फिर वह काल व्यवस्था में मनु की बात हो या महायुग के बात हो, उनका भी संध्या प्रमाण पृथक पृथक सभी का कहा गया है। उसके विषय में विशेष विवेचन सिद्धांत ग्रंथों में मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ कादम्बनी ग्रंथ में यदि संध्या की परिभाषा देखें तो संध्या भवत्यहोरात्र संधिस्था नाड़िकाद्वयी नाड़ी त्रयी वा यावत वा ज्योतिषाम दर्शनम भवेत। मतलब 2 नाड़ी या 3 नाड़ी तक का कालखंड, नाड़ी मतलब वही घटी, आप समझ लीजिए, तो 1 घटी, 2 घटी या 3 घटी, ठीक है ना। तो 1 घटी लगभग 24 मिनट की होती है, तो उसके हिसाब से 2 या 3 घटी तक के काल को हम संध्या काल कहते हैं। एक प्रातः संध्या हो जाएगी, एक सायंकालीन संध्या हो जाएगी, या फिर सायंकालीन में और एक प्रकार से कहा कि जब तक हमें तारक का दर्शन हो जाए, ज्योतिष में ये इनका जो तारा दर्शन जब तक हो जाए तो उसको भी हम संध्या काल कह सकते हैं। तो दिन और रात्रि की एक प्रकार से अलग अलग संध्या होती है और ये वातावरणीय परिवर्तन का भी सूक्ष्म काल होता है। क्यों? क्योंकि रात से जब दिन का आरंभ होता है तो उस समय जो वातावरण परिवर्तन हो रहा है तो वह भी संध्या काल है। ऐसे ही दिवस के बाद रात्रि प्रारंभ होगी तो उस संबंधी वातावरण के परिवर्तन का भी एक सूक्ष्म काल हम इसको कह सकते हैं। तो अब इस संध्या के आधार पर किस प्रकार के वर्षा के लक्षण को कहते हैं, यह संध्या भी सूर्य की किरणों के आधार पर ही होती है। तो संध्यायाम सुरभीषी तो मृदुश्चरति मारुतः शुभाय विमलम व्योमा दिशा पद्मारुण प्रभाः द्योतयन्ति दिशः सर्वा यदि संध्या प्रदर्श्यते महामेघोदयं विद्यात् वृष्टिस्तर्हि भविष्यति। ये कादम्बनी ग्रंथ में कहा गया है कि शीतल हो संध्या, सुगंध पवन बह रही हो, आकाश निर्मल हो और कमल के समान जो आकृति है उस प्रकार की, मतलब वर्ण सभी दिशाओं में दिखाई देता हो, तो फिर वर्षा होने की संभावना होती है, वर्षा होती है, ऐसा आचार्य मधुसूदन ओझा जी का मत है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो प्रकार है वह और भी कई सारे लक्षण बताए। केवल मैंने संध्या का एक थोड़ा सा आपके सामने दृष्टिपात किया, संध्या के बहुत प्रकार के लक्षण बताए कि इस प्रकार की संध्याएं होंगी।
या इस प्रकार का वहां पर हमें स्वरूप दिखेगा तो वर्षा होगी या अतिवृष्टि होगी, उसका विवेचन आचार्य जी ने बड़े सुंदर तरीके से किया है। इसके बाद में आता है कुंडल, जो जिसको हालो अभी हम कह रहे थे, तो ये भी दो प्रकार का कहा, एक परिधि और परिवेश। परिधि परिवेशश्च कुंडलम द्विविधम मतम प्रत्यर्कः प्रतिचंद्रश्च द्विविधा परिधिर भवेत। मतलब सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकार से वृत्त बन जाना, छोटा सा एक वृत्त बनता है, ऐसे देखेंगे ना हम, वो सूर्य दिखाई देता है तो एक और छोटा सा वृत्त हमें दिखाई देता है, तो उसे हम परिधि कहेंगे। यदि ये उत्तर दिशा में हो तो वर्षा होती है, दक्षिण में होगी तो वायु चलती है, और चारों ओर यदि इस प्रकार से उसका दिखे तो थोड़ा सा वृत्त टाइप का, तो फिर अनावृष्टि होती है, ऐसा आचार्य जी का मत है। यह श्लोक भी मिलता है, रवेर उत्तर गोवृष्टिम वायु दक्षिण गस्तथा उभयस्तो जलत्रासम करोति प्रति सूर्य कहा। इसके बाद अगला जो स्वरूप है वह है परिवेश। और भी परिधि के बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। तो परिवेश क्या है? जिसको सूर्य या चंद्र की किरणें मतलब वायु द्वारा दबाई जाकर सूक्ष्म मेघों में गोलाकार रूप ले लें, उसे परिवेश कहते हैं। आधुनिक विज्ञान में देखते हैं तो हेलो फेनोमिनन, ये आप एक चित्र देख सकते हैं, इस प्रकार का हमें परिवेश आकाश में दिखाई देता है। तो कह भी रहे हैं कि रविर इंदो कराव्योम्नि वायुना प्रतिमूर्छिता सूक्ष्मेभ्रे मंडली भूता परिवेशाख्यया मताः। तो यह यदि श्वेत वर्ण की हो, कपिल पीत इन वर्ण से युक्त हो तो वर्षा हो जाती है, रुक्ष या रक्त हो तो अनिष्ट होता है। इस प्रकार से आचार्य का एक हेलो फेनोमिनन जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, जिसको कि आचार्य ने परिवेश के रूप में कहा है, उस दृष्टिकोण से भी वृष्टि से संबंधित विचार आचार्य जी ने इस ग्रंथ में किया है। अगला जो है वो इंद्रधनुष। अच्छा, यहाँ पर इंद्रधनुष भी दो प्रकार के बताए गए हैं, एक ऐरावत करके और एक और लक्षण आचार्य जी यहाँ पर बताते हैं। लेकिन हम सामान्य तौर पर इंद्रधनुष देखें तो ये तो सामान्य रूप से हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो कह रहे हैं नीरांतरा कराभानो पवनेन विघट्टिताः सप्तवर्णा धनु संस्था दृष्टा इंद्रधनुर्मतम। ये कैसे होता है? तो सूर्य किरणें और जलकण और पवन मतलब बादल इत्यादि ये सब जब मिलते हैं तो एक सप्तवर्णी धनुष का निर्माण होता है। और इस इंद्रधनुष के दिखाई देने से भी वर्षा का निर्णय करते हैं। कहते हैं यदि ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है तो वर्षा होती है, पश्चिम दिशा में दिखाई दे तो निरंतर वर्षा होगी, उत्तर दिशा में कदाचित दिखता है तो आकस्मिक वर्षा होती है, और दक्षिण दिशा में यदि ये इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है तो अवरोध होता है, वर्षा का अवरोध होता है, ऐसा आचार्यों का मत है। अब अगला जो लक्षण है वह जो अभी हमने 7 विकार देखे, उन 7 विकारों में से दंड, त्रिशूल, मत्स्य और अमोघ भी ऐसे लक्षण भी बताए गए हैं। तो दंड क्या है कि सूर्य से उठी हुई रेखा अमोघ कहलाती है। मतलब एक पर्टिकुलर रेखा आप देखेंगे, एक किरणें यदि हमें दिखाई देती है तो वह अमोघ कहलाएगी, और उसी रेखा का थोड़ा आधा भाग कटा हुआ हो, कुछ भाग तक दिखाई देती है तो उसे दंड कहते हैं। और यदि यही 3 रेखाएं हो जाए तो उसका नाम त्रिशूल कहलाती है। ये 3 प्रकार की रेखाएं हो तो वो त्रिशूल कहलाती है, मतलब सूर्य की किरणें। अब इसको हम कह सकते हैं कि बादलों से आच्छादित होने के बाद या फिर एक विशेष परिस्थिति में कई बार हमें सूर्य की किरणें दिखाई देती है पर्यावरणीय के कारण, तो वह भी एक स्वरूप प्रदर्शित करता है वर्षा इत्यादि के लिए। तो यहाँ लिखा है कि सूर्यात् समुत्थिता रेखा अमोघ इत्यभिधीयते स्वअग्रेण खंडिता दंडस्त्रिस्रो रेखा त्रिशूलकम द्वाभ्याम अमोघ रेखाभ्याम भिन्न दिग्भ्याम तु मत्स्य का। एक मत्स्य और है, वो 2 रेखाओं से भिन्न दिशाओं से मिलेगी तो वो मत्स्य के समान यदि आकार बनता है आकाश में तो उसे हम मत्स्य सूर्य किरण का विकार कहेंगे, और उसके कारण फिर उससे भी वृष्टि का विचार किया। तो अमोघ किरणों से कह रहे हैं कि सीधी और स्निग्ध हो तो वर्षा होती है, खंडित हो बीच में तो अनावृष्टि वर्षा नहीं होगी, और संख्या से भी इसका समय का निर्धारण किया जा सकता है। और हम यदि इस पर और थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो सूर्य से उठी सीधी स्निग्ध किरणें अमोघ कहलाती है। मतलब श्वेत हो, सरल हो, दीर्घ हो,
लंबी हो, तो वैसी किरणें यदि हमें दिखाई दे, आप गूगल करेंगे तो इसका एक दो चित्र दिख जाएगा, अभी मैंने यहाँ चित्र नहीं लगाया हूं, लेकिन आपको इसका एक अमोघ का भी आप देखेंगे तो उसके रूप में मिलता है, तो वो वर्षा आपको मिल जाएगी, वर्षा होती है। यदि वो कुटिल है, खंडित है, रुक्ष है, तो वो अनावृष्टि हो जाएगी। और अमोघ की संख्याएं कितनी रेखाएं दिख रही है, उससे भी हम वर्षा का दिन और निर्धारण करने का सिद्धांत भी आचार्य यहाँ पर प्रतिपादित करते हैं। और मत्स्य रेखा जो अभी हमने बताई कि दो अमोघ रेखाएं, अमोघ तो एक रेखा हुई वो सरल हुई, और दो अमोघ रेखाओं के संगम से मत्स्य बनती है, लेकिन वह भिन्न दिशाओं में हो, मत्स्य टाइप की आकृति बने, तो वह भी वायु और मिश्रित वर्षा का संकेत देता है, यह मत्स्य जो प्रकार है। और दंड और त्रिशूल की बात करते हैं, तो जब सूर्य किरण, वायु, मेघ एक सीध में या त्रिशूलाकार हो जाए, तो वह राजनीतिक अशांति, युद्ध और सामाजिक संकट का द्योतक माना गया है, ऐसा आचार्य जी का कथन है। तो इस प्रकार से यह 7 विकार से सामान्य रूप से वस्तुतः लगभग 75-76 श्लोकों में इन 7 विकारों की भिन्न भिन्न स्वरूपों के आधार पर आचार्य ने वृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि एवं अन्य लक्षणों का विवेचन किया है। और आधुनिक विज्ञान से भी हम देखें तो जो हमारे शास्त्रीय अवधारणा है वह भी हमको दिखाई देता है कि जो हालो, अभी हम फेनोमेनन की बात कर रहे थे, तो परिवेश आधुनिक विज्ञान हालो को मानता है और उसके अनुसार पर एक सिद्धांत देखते हैं। इंद्रधनुष, आधुनिक लोग भी इसको विचार करते हैं और इसके आधार पर वृष्टि का चिंतन मेट्रोलॉजी के अनुसार किया जाता है। अमोघ, इसके आधार पर क्रिपेस्कुलर रेस के आधार पर भी करते हैं। और फिर संध्या का रंग, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग के आधार पर भी आधुनिक विज्ञान के लोग वृष्टि का पूर्वानुमान करते हैं, ऐसा मिलता है। और सोचिए कि यह जो भारतीय वृष्टि विज्ञान की दृष्टि है वह अत्यंत प्राचीन है, और उनके लक्षणों के आधार पर वृष्टि के पूर्वानुमान की जो परंपरा है वह अत्यंत ही विशिष्ट और उत्कृष्टता का उदाहरण रहती है। तो सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो यह जो कादम्बनी ग्रंथ है, जिसमें रवि कराधिकार जो लगभग 75-76 श्लोकों में आचार्य ने प्रतिपादित किया है, जिसमें सूर्य की किरणों के लगभग 7 विकार बताए। विकार मतलब सूर्य किरणों की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार पर भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां या विभिन्न प्रकार के स्वरूप हमें आकाश में दिखाई देते हैं, और उन स्वरूपों के आधार पर हम वृष्टि विज्ञान का चिंतन कहीं ना कहीं कर पाते हैं। यह अत्यंत ही वैज्ञानिक विवेचन आचार्यों ने किया है। और वस्तुतः यह जो चिंतन है यह पर्यवेक्षण आधारित और अनुभवजन्य भी है। कहीं ना कहीं इसका निरंतर हमें पर्यवेक्षण भी करना होगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो एक चुनौती है कि विभिन्न प्रकार के यह जो लक्षण यदि हमें दिखाई दे और उसका सामंजस्य हम करें, तो निश्चित तौर पर बहुत हद तक हम पूर्वानुमान करने में सक्षम होंगे। और आधुनिक जो मौसम विज्ञान है, मेट्रोलॉजी वगैरह का जो है, वो भी इनके जो पूर्ण रूप से सिद्धांत बताए गए हैं उससे कहीं ना कहीं संगत करते हैं, तालमेल रखते हैं। तो निश्चित तौर पर हम यदि इस विषय को देखें कि कादम्बनी जो ग्रंथ है उस पर जो वृष्टि का चिंतन मधुसूदन ओझा जी ने किया वह अत्यंत ही श्लाघनीय है। और बहुत सारे, हम चाहे बृहद संहिता ले लें, अद्भुत सागर ले लें, या वशिष्ठ संहिता ले लें, या भद्रबाहु संहिता ले लें, इनमें भी कहीं ना कहीं आदित्य चाराध्याय इत्यादि में कहीं ना कहीं इसका विषय का विवेचन मिलता है। मेघ के गर्भ का भी विवेचन मिलता है, लेकिन रवि किरणों के आधार पर वृष्टि का जितना व्यापक चिंतन हमें इस कादम्बनी ग्रंथ में मिलता है वह कहीं और उतना दिखाई नहीं देता है। अतः रवि किरणों के आधार पर वृष्टि का पूर्वानुमान कहें, या अतिवृष्टि का विचार कहें, या अनावृष्टि का विचार कहें, वह अत्यंत ही विस्तृत रूप में आचार्य जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना, और श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान ने इस संगोष्ठी में मुझे जोड़ा, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार भार्गव जी। आपने कादम्बिनी के रविकराध्याय के अंतर्गत सूर्य के जो 7 किरण, संध्या, कुंडल, इंद्रधनुष, दंड, त्रिशूल, मत्स्य और अमोघ रूप जो 7 किरणें हैं, उनके आधार पर वृष्टि का कैसे हम अनुमान करें, इस विषय पर बहुत ही सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वास्तु विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर नवीन पांडेय जी। मैं नवीन पांडेय जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने व्याख्यान से हम सबको उपकृत करें। डॉक्टर नवीन पांडेय जी। इनका सम्मान। तो इसके पूर्व मैं शंकर शिक्षायतन के शोध अधिकारी डॉक्टर विमल जी से निवेदन करता हूं कि वे नवीन जी का और हमारे बीच आदरणीय कुलदीप सर भी उपस्थित है, इन दोनों लोगों का जो है अंग वस्त्र से स्वागत करें। आदरणीय कुलदीप जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से यहाँ पधारे हुए हैं। आप संस्कृत विभाग में आचार्य हैं। आदरणीय विमल जी उनका स्वागत कर रहे हैं अंग वस्त्र से। जी धन्यवाद। अब आदरणीय नवीन जी से निवेदन करता हूँ अपने व्याख्यान के लिए। नत्वा हि धारीं शिवशक्तिरूपा ज्ञानात्मिकां बुद्धिप्रकाशगर्त्रीं देवी प्रसाद गुरुपादमूर्तिं नमाम्यहं विप्रशतीशपुत्रः नमाम्यहं विप्रशतीशपुत्रः। आज श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा इस कादम्बिनी ग्रंथ का जो यज्ञ 1 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, उसका गुरुजी के माध्यम से कहा जाए तो कल पूर्णाहुति हो गई, आज स्नान उसका चल रहा है। तो उसमें हम भी अपनी कुछ ज्ञान रूपी आहुतियां देने के लिए या सम्मार्जन या तर्पण के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज अंतिम दिवस है इस संगोष्ठी का। तो इस संगोष्ठी में मेरा ये तीसरा व्याख्यान है। 2024 में अप्रैल के महीने में ये संगोष्ठी का आयोजन प्रारंभ हुआ था और पुनः अक्टूबर में 2025 में वहां पर भी एक व्याख्यान हुआ था कादम्बिनी के ही ऊपर। और आज जो ये अंतिम चरण में अपने ये ग्रंथ की समीक्षा चल रही है, उसमें भी मैं अपना व्याख्यान रख रहा हूं और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि इस विषय पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मेरा विषय जो जिसमें मैंने विद्यावारिधि की है वो भी इन्वायरमेंटल साइंस ही है, पर्यावरण विज्ञान ही है। तो इससे मेरा काफ़ी जुड़ाव है और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, विशेषकर देवभूमि उत्तराखंड से, वहाँ पर शकुन और निमित्तों की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। बादल बन गए हैं, वृष्टि होगी नहीं होगी, जो बुजुर्ग जन है गाँव में वो बता देते हैं कि चाहे कितने भी एकदम अंधेरा हो गया है, पूरा बादल लग गए हैं, वो अनुमानित कर देते हैं कि नहीं ये तो उड़ जाएँगे बादल, ये बरसेंगे नहीं। कई बार क्या होता है कि बारिश होते-होते हमारे जो गाँव है उसके ऊपर बादल नहीं होते, लेकिन कहीं और से बारिश हो रही है और बादल उड़ते-उड़ते पूरे गाँव में बारिश हो गई। तो इसी प्रकार के निमित्तों को साक्षी मान करके श्रीमान विद्वद्वर पंडित मधुसूदन शर्मा ओझा जी, विद्या वाचस्पति जी द्वारा इस कादम्बिनी ग्रंथ का उन्होंने बहुत ही सोच समझकर और उस पर विशेष गहन अध्ययन करके इसका निरूपण किया है, इसको संपादित किया है। कादम्बिनी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है मेघमाला।
तो मेघों की जो माला जा रही है, जो मेघ बरस रहे हैं, जैसे नॉर्मली आपने मेघदूत में भी पढ़ा होगा, कालिदास द्वारा विरचित, उसका नाम है मेघदूत। मेघ को दूत बनाकर भेजा। अब हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वो शिक्षा जब देते हैं तो कहानी के माध्यम से देते हैं कि किस प्रकार की उसमें मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी का संवाद बताया है। 8 महीने तक यक्ष जो है वो यक्षिणी से दूर है। तो 8 महीने क्या है? इसमें भी जब आता है कि अष्टमासा धृतम गर्भम भास्करस्य गभस्तिभि, कि भास्कर भी 8 महीने तक टैक्स के रूप में संपूर्ण इस पृथ्वी से या आसपास के जितने भी ग्रह हैं वहां से संपूर्ण टैक्स के रूप में वो जल को अवशोषित करते हैं। और मेघदूत में भी कालिदास कह रहे हैं कि 8 महीने तक वो जो है, वैसे तो 1 वर्ष का उसको विरह में जीने का श्राप मिला था, तो वो एक कहानी के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया गया है। उसमें बताया गया है कि 8 महीने तक, लेकिन 8 महीने तक उसको याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही 4 महीने आ गए उसको याद आने लग गई। तो वो चातुर्मास का भी वहां पर प्रयोजन दिया है। और अगर हम व्यावहारिक पक्ष में भी देखें, जब कोई हम घर से दूर रहते हैं, हमें घर की याद तभी आती है जब मेघ आते हैं, बारिश होती है। उस समय जब जिसने अपना जीवन जहाँ बिताया होता है, बचपन जहाँ बिताया होता है, उस समय उसको वहां की याद आना वो स्वाभाविक है। तो इसलिए जो है वो 8 महीने तक वो यक्ष को यक्षिणी की याद नहीं है, लेकिन आषाढ़स्या प्रथम दिवस है। अब वो प्रथम दिवस भी है। कतिपय आचार्य, जब हम यहाँ पे पीएचडी कर रहे थे तो उसमें सुनने को ये मिला था कि आषाढ़स्या प्रसव दिवस है। अगर प्रसव भी होता है तो भी ठीक है, क्योंकि मेघों की जो कैपेसिटी होती है वाष्पीकरण की, जो अगर हम साइंस के माध्यम से उसको जाने, तो वाष्पीकरण का जो मानसून जिसको हम कहते हैं, मानसून आता है, तो आषाढ़ के प्रसव दिवस उसी समय वो गर्भ धारण कर रहे होते हैं मेघ। अब मेघ गर्भ धारण नहीं कर रहे, धूमत ज्योति सलिल मरुता सन्निपात, वो तो एक धूम और ज्योति और अग्नि और धूलिकण से बना हुआ एक वाष्पीकरण है। उसको कालिदास ने जो है एक दूत के रूप में प्रेषित किया। इसी प्रकार से कादम्बिनी ग्रंथ में जितने भी निमित्त हैं, अब सभी आचार्यों ने अपने अपने मंतव्य दिए। ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो जितनी भी सैद्धांतिक घटनाएं घटित होती है, उल्कापात हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य की किरणों का जो प्रकाश है वो किसी प्रकार, कभी जो है बहुत तेज उनका बिंब पड़ता है, कभी मंद पड़ता है। चंद्रमा की जो कलाएं दिखती हैं, हमें जो अर्धचंद्र दिखता है, तो कई बार श्रृंग उसका उन्नत होता है, कई बार नीचे होता है। इन सब के माध्यम से हम वृष्टि का ज्ञान करते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम इत्यादि में कई बार पक्षियां जो है वो धूल में स्नान कर रही होती है। कई बार चींटियां लाइन बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि समुद्र के ऊपर या नदियों के ऊपर कुछ बतख या हंस वी शेप में निकल रहे होते हैं। तो वो सारे के सारे जो है वो निमित्त हैं, किसके, वर्षा के होगी या नहीं होगी। तो इसी प्रकार से जो है कादम्बनी जो ये ग्रंथ है, आकाश में छाई हुई मेघमाला को देख करके शकुन आदि के विचार से वृष्टि होगी, नहीं होगी, किस प्रकार की होगी, अनावृष्टि होगी, ये केवल बादल बनेंगे और उड़ जाएंगे। इस प्रकार के जो है जिस भी निमित्त का हमें प्रकार मिलता है, जिस भी निमित्त के बारे में हम पूर्वानुमान लगा देते हैं, वही पूरे कादम्बनी ग्रंथमाला में इसका विवरण दिया गया है। वृष्टि विषयक निमित्तों के बोध रूप से वर्षा कराने वाला यह कादम्बनी निमित्त शास्त्र मेघमाला के समान है। जिस प्रकार स्त्री के उदर में ठहरा हुआ गर्भ जो है समय से प्रसूत होता है, ठीक उसी प्रकार द्यौरूपी स्त्री के उदर में सूर्य रूपी जो रश्मियां हैं उनके द्वारा ठहराया हुआ गर्भ 8 मास के पश्चात प्रसूत होता है। इसके इस प्रसव काल को ही वर्षा ऋतु या हम चातुर्मास कहते हैं। 4 महीने तक इसके, जब आप भी सुनते होंगे या रामायण में भी उदाहरण आता है
बाली का अंत हो गया है, सुग्रीव को अपना राज्य मिल गया है किष्किंधा। उसके बाद जैसे ही सीता की ढूंढ में जाना, खोज में जाना था, तो उस समय चातुर्मास लग गया। फिर सुग्रीव को भेज दिया कि भाई ठीक है, अभी चातुर्मास है अभी। तो चातुर्मास का मतलब हो गया उस समय नदी नाले इत्यादि सब उफान में रहते हैं, तो हमें सीता की ढूंढ करने में काफी दिक्कतें आ सकती है, तो इसलिए चातुर्मास में अभी आप रुके रहो, तो वही ये चातुर्मास है। इसका जो है वृष्टिबोधक विषय कौन कौन से हैं, जैसे देश है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, कीट पतंग है। मनुष्य भी वृष्टि का ही एक निमित्त माना जाता है। कई बार हम बैठे रहते हैं और बहुत ज्यादा एकदम ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उमस जैसे हो जाती है, अपने आप पसीना आ जाता है, तो हमें लग जाता है कि कहीं ना कहीं अब बारिश होने वाली है, वर्षा होने वाली है। तो हमें भी इस चीज का संकेत मिल जाता है। पशु पक्षी है, पशु पक्षी इत्यादि मिट्टी में नहाने लग जाते हैं। कीट पतंग है, अपने घरों को अपने जो उनके बिल होते हैं वहां से वो बाहर निकलने लग जाते हैं। अनेक प्रकार के जो है पतंगे ऊपर आसमान में उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारे के सारे भौतिक संकेत हैं जो हमें वृष्टि के बारे में हमें अवगत करवाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो बादल है, वायु है, विद्युत है, गर्जन है, तर्जन है, संध्या है, जैसे अभी आचार्य भार्गव जी ने बताया, दिग्दाह है, प्रतिसूर्य है, तारामंडल है, कुंडल है, आंधी है, गंधर्व है, इंद्रधनुष इत्यादि वायु के अवधारण इत्यादि वर्षा के ये आंतरिक्ष निमित्त है। सूर्य, चंद्र, ग्रहण, पुच्छल तारे, सूर्य के चिन्ह, सप्तनाड़ी, सप्त चक्र, ग्रहों का उदयास्त, संक्रांति आदि ये वृष्टि के दिव्य निमित्त हैं। तो ये 3 प्रकार के निमित्त हमें देखने को मिलते हैं। पहला है भौतिक निमित्त, जो कि हमें अपने आसपास देखने को मिलता है। दूसरा है अंतरिक्ष निमित्त, जो हमें प्रतिदिन होने वाली आकस्मिक घटनाओं के बारे में जानकारी इस प्रकार से मिलती है। और तीसरा है दिव्य निमित्त। तो कहा जाता है कि कार्तिक से आश्विन तक 12 मासों के प्रत्येक दिनों के तथा विशेष रूप से अक्षय तृतीया, आषाढ़ी, पूर्णिमा, होलिका आदि के शकुनों तथा उपयुक्त शकुनों से वर्षा के ज्ञान को मिश्रित निमित्त, मिक्स्ड कॉज कहते हैं, केसेस कहते हैं। इन निमित्तों में भौतिक निमित्तों की अपेक्षा आंतरिक्ष निमित्त और आंतरिक्ष निमित्तों की अपेक्षा दिव्य निमित्त इस तरह उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक बलवान होते हैं, क्योंकि भौतिक निमित्त का फल थोड़ी दूर तक होता है। जो हमारे आसपास का परिदृश्य है उसमें हम भौतिक निमित्त का हमें ये पता चल सकता है कि ठीक है, अभी श्री लाल बहादुर शास्त्री सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो फील्ड है उसमें कुछ चिड़िया जो है वो या फिर कुछ चींटियां ऐसे हमें घूमती हुई दिखाई दे रहे हैं और हमें पता चला, तो उसका क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है भौतिक निमित्त का। हो सकता है कि ये जो हमारा पूरा साउथ दिल्ली का क्षेत्र है वहीं तक बारिश हो, वहीं तक वर्षा हो। तो भौतिक निमित्तों का मतलब कि आपका एक गांव या फिर एक छोटा सा कस्बा इत्यादि तक हमें इसका फल देखने को मिल सकता है। भौतिक निमित्त का फल थोड़ी दूर तक होता है, आंतरिक्ष निमित्त का फल एक जिले तक होता है, और इसका विस्तार बढ़ जाता है, जिसमें हमें गर्जन, तर्जन, संध्या, दिग्दाह, प्रतिसूर्य, तारामंडल इत्यादि दिख जाता है। ये अंतरिक्ष निमित्त का फल होता है। लेकिन दिव्य निमित्त का फल एक प्रांत और मिश्र निमित्त का फल सर्वत्र, मतलब पूरे दिल्ली में, पूरे एनसीआर में बारिश होगी नहीं होगी, ये बारिश कहाँ तक जा रही है, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, ये पूरी बेल्ट जो है उत्तर भारत की, इसमें बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका फल हमें जो है वो दिव्य निमित्त से ही पता चलता है, जिसमें सूर्य, चंद्र, पुच्छल तारे, सूर्य के चिन्ह, सप्तनाड़ी, चक्र, ग्रहों का उदयास्त जैसे आया था कि इस नक्षत्र में चंद्रमा होगा, इस नक्षत्र में सूर्य होगा, तो वो एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय एक लेयर बनाता है। इस प्रकार से 4 निमित्तों के द्वारा हमें वर्षा का पता चलता है कि एक है हमारा भौतिक निमित्त जो हमारे गांव तक ही सीमित है, दूसरा है हमारा अंतरिक्ष निमित्त जो थोड़ा सा और जिले तक सीमित है, तीसरा है हमारा दिव्य निमित्त जो कि संपूर्ण एक बहुत बड़े भूभाग को ये कवर करता है। प्रस्तुत ग्रंथ जो ये कादम्बनी है, इसके जो है 4 अध्यायों में इसको विभक्त किया गया है, जैसे कल भी आया था, गर्भाध्याय, द्वादश मासिकाध्याय, निमित्ताध्याय, शकुनाध्याय और तात्काल अध्याय। इन अध्यायों में ग्रंथकार ने नानाविध निमित्तों के द्वारा वृष्टि का ज्ञान किस प्रकार होता है के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। गर्भाध्याय में आचार्य ने पर्जन्य विद्या बोधक निमित्त शास्त्र, वृष्टि योनि, गर्भोपक्रम काल, गर्भ प्रसव काल, गर्भविमान, गर्भोपघात, गर्भदोहन इत्यादि विषयों का प्रतिपादन किया है। तो इस विषय में पर्जन्य विद्या बोधक निमित्त शास्त्र में आचार्य ने ग्रंथ की महत्ता
तथा ग्रंथ की उपादेयता को बतलाते हुए कहा है कि उन देवों का नाम भी उल्लेखित है जो वृष्टि के निमित्त है, जैसे देवान व्यसव्यान सर्वण्यान सपीतिन मरुतोपि अभ्यर्थये वसे येषाम मेषाम वृष्टि प्रवर्तते। अग्नि वायु रवि सोम मनमहे संभवत्यापम उत्थानम प्रत्युपस्थानम दर्शनम वर्षणम च यत्। वृष्टि योनि में ग्रंथकार ने बतलाया है कि किस प्रकार सूर्य पृथ्वी को वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में ले जाता है, वहां सघन इत्यादि प्रक्रियाओं द्वारा वर्षा का निमित्त बनता है। जैसे मेन कारण यहाँ पर सूर्य का वाष्पीकरण ही है, जो हर प्रकार से, चाहे वो वृक्षों से हो, चाहे वो समुद्र से हो, चाहे वो रास्ते में पड़ा हुआ जल हो, वो किसी प्रकार से, वो हर प्रकार से यहाँ से जल अवशोषित कर रहा है, जो वो ये प्रक्रिया 8 महीने तक निरंतर चलती रहती है। तो गर्भोपक्रम प्रकरण में ग्रंथकार ने वर्षा के गर्भ काल, दोहद काल और प्रसव काल का वर्णन किया है। शीतकाल को गर्भ काल का गर्भ कहा गया है, जो शीतकाल है वो गर्भ का है, उष्ण काल दोहद का है, गर्भ पोषण का है, और वर्षा काल प्रसव का है। 3 कालों में इसको विभाजित किया है कि जो शीतकाल जैसे अभी है ये गर्भ का है, मतलब अभी जब आप देखो जैसे क्लाउड एकदम सब जगह जो है वो कोहरा लग रहा है, ये भी एक वाष्पीकरण है। फिर जैसे सूर्य आता है ये छट जाता है। तो जो उष्ण काल है, जिस समय भीषण गर्मी होती है, वो गर्भ पोषण का काल है बादलों का, और उसके तुरंत बाद जो है वर्षा काल आ जाता है, वो प्रसव काल है। इस प्रकार से ये 3 कालों का समय निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त ग्रंथकार ने इस प्रकरण में किस मास से शीतकाल, किस मास से उष्ण काल और वर्षा काल माना जाए, इस पर भी जितने मतभेद हैं वो क्रम से बताए हैं। ग्रंथकार का मत है कि मार्गशीर्ष से 4 मास, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, अभी पौष का महीना चल रहा है, तो पौष, माघ और मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन तक ये शीतकाल माने गए हैं। इन चारों में जो है वो गर्भ, इस समय वो निर्माण होता है, जल निर्माण हो रहा है इस समय। फिर कहा गया कि चैत्र से, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, इन 4 महीनों में ये उष्ण काल, इस समय गर्भ पोषित होता है। और इसके अतिरिक्त श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों में वो वापस रिटर्न पूरी भूमि को वो जल दे देता है। तो गर्भ प्रसव प्रकरण में आचार्य ने विशेष रूप से प्रसूति वर्षा काल के विषय में जानकारी प्रस्तुत की है। जिसे कहा गया है कि सूर्य दक्षिण गोल में ही हो किंतु उत्तरायण हो चुका हो। अब छोटा सा यहाँ पर ज्योतिष का विषय कि दक्षिण गोल में सूर्य जब मेष राशि से लेकर के और तुला राशि तक, कन्या राशि तक जो है वो रहता है, तो उसको दक्षिण गोल कहते हैं। लेकिन इसके भीतर ही वो उत्तरायण भी हो जाता है। जैसे अभी दक्षिण गोल है और 14 जनवरी के बाद सूर्य जो है वो मकर राशि में आ जाएगा, तो गोल तो दक्षिण ही है लेकिन सूर्य उत्तरायण हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है उत्तरायण हो चुका हो, ऐसे समय में जिस नक्षत्र पर पहले लिखे हुए वायु, बादल आदि 5 प्रकार की गर्भ स्थिति हो जाए, उसी नक्षत्र पर चंद्रमा 8वीं बार आने पर वर्ष, जैसे सूर्य जो है वो उत्तरायण है लेकिन दक्षिण गोल है, इस प्रकार से जो है, या दक्षिण गोल है, सूर्य उत्तरायण है, और आज चंद्रमा, उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पर 8वीं बार आने पर, मतलब चंद्रमा 1 महीने में एक नक्षत्र में 1 बार आता है, नक्षत्र मास के हिसाब से देखा जाए तो 8वें महीने उसी नक्षत्र पर वर्षा का ज्ञान बताया गया है। जिस पक्ष में गर्भ स्थिति हो उससे 14वें पक्ष में, अर्थात गर्भ स्थिति से 6.5 मास के अंत के दिनों में वर्षा होती है। जैसे कार्तिक शुक्ल पक्ष में ठहरा हुआ गर्भ वैशाख कृष्ण पक्ष में, और चैत्र शुक्ल पक्ष में ठहरा हुआ गर्भ आश्विन में बरसेगा। इस प्रकार से इस ग्रंथ में इसका उदाहरण दिया गया है। गर्भ विमान प्रकरण में आचार्य ने गर्भ के जल की माप को बताया है, अर्थात वर्षा कितनी होगी, कितनी मात्रा में होगी, वर्षा कहाँ होगी, वर्षा किस प्रकार से होगी, इत्यादि विषयों पर चर्चा की है। गर्भोपघातक प्रकरण में भूकंप, उल्का, रजोवृष्टि, दिग्दाह, शनि, कीलक, विद्युत गिरना आदि के को गर्भोपघातक कहा गया है, अर्थात इन कारणों से गर्भ का नाश होता है। तो रोहिणी नक्षत्र, अर्थात रोहिणी, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों में ठहरा हुआ गर्भ
वृष्टि का आरंभ काल अतिवृष्टि करता है यदि इस समय गर्भ ठहर गया। आर्द्रा, आश्लेषा, माघा, स्वाति और शतविषा नक्षत्र में के गर्भ में निरंतर अधिक दिनों तक वृष्टि होती रहती है। जिस प्रकार आचार्य ने गर्भोपघात घातक प्रकरण में गर्भ के लिए हानिकारक निमित्तों का वर्णन किया है, ठीक उसी प्रकार गर्भ दोहद प्रकरण में गर्भ के पोषण करने वाले निमित्तों का भी वर्णन किया है। आचार्य ने गर्भ के पोषण काल को उष्ण काल बताया गया है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो 4 मास उष्ण के मिलते हैं वो गर्भ का पोषण काल होता है। जैसा कहा गया है कि गर्भ के दोहद काल पोषण काल में अर्थात उष्ण काल में उत्तर, ईशान और पूरब की वायु चले और वायु बड़ी कोमल हो। कई बार होती है कुछ वायु जो है एकदम लू टाइप की चलती है, कुछ बहुत शीत लहर टाइप की चलती है, लेकिन कुछ ऐसी वायु हो कि जो बहुत मध्यम मध्यम चल रही है और हमारी जो है शरीर को वो एक सुकून दे रही है। इस प्रकार से समझना चाहिए कि ऐसे स्थिति में गर्भ पुष्ट हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा चारों, जिस प्रकार से मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, कूलर की हवा और एसी की हवा होती है। तो कूलर की हमें हवा जो आती है वो हमारे शरीर को जो है वो प्रसन्नता देती है, और जो एसी की हवा होती है वो बहुत शैत्य हमारे शरीर को देती है। थोड़ी देर बाद आप बहुत ही ज्यादा अगर रूम टेम्परेचर ठंडा हो गया तो एसी बंद भी करना पड़ सकता है, लेकिन कूलर के साथ ऐसी समस्या ही नहीं होती है। तो वही है, इसका मतलब आपको बहुत ठंडी हवाएं चल रही है जो शरीर को आपके सुकून दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आकाश में या हमारे वातावरण में जल का भी वहां पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर है। तो इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर जो श्वेत गोला मंडलाकार दिखाई देता है वो चिकना हो, बड़ा मंडल हो, तो इसका मतलब ये है कि इस बार जो है वो गर्भ पुष्ट हुआ है। इस प्रकार ग्रंथ में गर्भाध्याय में वृष्टि योनि, गर्भोपक्रम काल, गर्भ प्रसव काल, गर्भाभिमान, गर्भोपघातक तथा गर्भदोहद प्रकरणों के माध्यम से वृष्टि के होने के निमित्तों का कारण बताया गया है। अधिक न बढ़ते हुए मैं सीधे अपने कंक्लूजन पे आता हूँ। लास्ट में ग्रंथकार ने तीर्थ निमित्त अध्याय में ग्रंथ के वृष्टि के निमित्तों जैसे वात, उत्पात, मेघ, विद्युत, रविकर, संध्या, इंद्रधनुष, उल्का, धूमकेतु, राहु, पुच्छल तारा, चलकेतु, जलकेतु, तारा, भूकंप, दिग्दाह का विचार विस्तार से किया है तथा शकुन अध्याय में नानाविध शकुनों के माध्यम से वृष्टि ज्ञान का विमर्श किया है। इस प्रकार कादम्बनी ग्रंथ की उपादेयता न केवल प्राचीन वृष्टि विज्ञान हेतु है अपितु आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप भी अपना स्थान प्राप्त करती है। कादम्बनी ग्रंथ के सिद्धांत भारतीय ज्ञान परंपरा के समतुल्य ही अपनी महत्ता को स्पष्ट करते हैं। जैसे शास्त्रों में विदित है कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा के जो है वो यज्ञ विहित कर्मों से होती है और यज्ञ जो है वो कर्मों से उत्पन्न होता है, जैसे कि अन्नाद भवति भूतानि इत्यादि। ठीक इसी प्रकार से ग्रंथकार ने कादम्बनी ग्रंथ में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि वृष्टि होने एवं न होने के कौन कौन से निमित्त होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जो कि इन निमित्तों के होने या न होने को संभव बनाते हैं। कादम्बनी ग्रंथ वृष्टि विद्या बोधक निमित्त शास्त्र का यह अद्वितीय ग्रंथ है। ग्रंथकार ने स्वयं स्पष्ट किया है कि मैं इस ग्रंथ को विश्व हिताय लिखता हूं। जैसे कहा गया है, विद्या वाचस्पति श्री मधुसूदन सूरिणा इयं कादम्बनी विश्व हितार्थाय वितन्यते। नमो। बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपने वृष्टि विद्या बोधक निमित्त शास्त्र पर बड़ा ही विस्तार से विवेचन किया जैसा कि कादम्बनी में वर्णित है।